बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज का काफ़ी हिस्सा हम कर चुके थे, लेकिन इसी दौरान पता लगा कि फेडरल बोर्ड की जो बुक है फ़िज़िक्स पार्ट 1 की वो कुछ चेंज हो गई है। तो नई बुक अभी मार्केट में तो नहीं आई, लेकिन उसके हमने ये PDF में से प्रिंट निकाल ली है। और उस प्रिंट को देखते हुए जो हमें चीज़ पता लगी है वो ये कि एक्सरसाइजेस के अंदर नए क्वेश्चंस आए हैं, जबकि जो उनके टॉपिक्स हैं वो सेम हैं। आप ये कह लें तकरीबन 80-90% सेम हैं। जो अगर कहीं पे थोड़ी बहुत चेंज आएगी तो वो हम लेक्चर दोबारा रिकॉर्ड करके आपको दे देंगे। तो अब हम नई बुक के MCQs दोबारा कर रहे हैं। इससे पहले MCQs का लेक्चर आपको मिल चुका है, जिसमें एक MCQ का हमने आंसर जो है वो शायद गलत किया था, तो वो भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो नई बुक के मुताबिक फर्स्ट MCQ है, 2 vectors lie with their tails at the same point. When the angle between them is increased by 20 degree, their scalar product has the same magnitude, but the changes from positive to negative. The original angle between them was. तो दो वेक्टर्स क्वेश्चन नंबर 1, टेल टू टेल कनेक्टेड हैं, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला होता है, स्केलर प्रोडक्ट का फार्मूला है A डॉट B इक्वल्स टू AB cos थीटा। तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका एक तो ये है कि आप ये सारी वैल्यूज़ जो ऑप्शंस में गिवन हैं इसमें पुट करें। मसलन 0 डिग्री पहली ऑप्शन है, तो पहले आप cos 0 के साथ इसका आंसर लें, फिर cos 20 के साथ। तो क्वेश्चन में लिखा आंसर सेम आएगा, लेकिन जब आप cos 0 का चेक करेंगे तो आंसर सेम नहीं आएगा। फिर 60 को लें तो पहले cos 60 का आंसर लें, फिर cos इसमें 20 ऐड कर दें, यानी cos 80 का आंसर लें, वो भी सेम नहीं आएगा। आपको जो आंसर सेम मिलेगा वो D ऑप्शन पे है, 80 डिग्री वाला। जो आंसर cos 80 का है वही 80 में 20 ऐड करके cos 100 का है, लेकिन वो पॉजिटिव से नेगेटिव में चला जाता है। तो वो हमें कैसे पता लगता है? अगर आप कोसाइन का ग्राफ देखें, कोसाइन कर्व का, तो कोसाइन कर्व का ग्राफ इस तरह से होता है, यानी 0 डिग्री पे ये मैक्सिमम आंसर दे रहा होता है, 90 डिग्री पे ये 0 आंसर देता है। तो अब 90 डिग्री से जस्ट थोड़ा सा पहले यहाँ पे 80 डिग्री आएगा। तो जो आंसर 80 डिग्री का प्लस में होगा वैसा ही आंसर 80 में ऐड करके 100 डिग्री का माइनस में होगा, क्योंकि 90 क्रॉस करके जब कर्व नीचे नेगेटिव साइड पे चली गई तो तब 91, 92, 93 एंगल शुरू हुए। इट मींस कि हमारी ऑप्शन D जो है इसमें करेक्ट है। तो इसको आप सॉल्व इस तरह से कर सकते हैं, AB cos 80 इसका आंसर चेक करें, और फिर AB cos 100 इसका आंसर चेक करें। सेकंड क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ जीरो रिजल्टेंट इज। ये पहले भी आ चुका था, इसका आंसर 3 नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, B ऑप्शन करेक्ट है इसकी। तो इसको हमने पहले लेक्चर में समझा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, B इज करेक्ट, इसका आंसर है 3 वेक्टर्स। मिनिमम 3 वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड, इस तरह से बना के आप, जिसकी पहले वेक्टर का हेड दूसरे की टेल से, दूसरे का हेड तीसरे की टेल से, और तीसरा फर्स्ट की टेल से खुद ब खुद आके जुड़ सकता है। इस तरह मिनिमम 3 वेक्टर्स रिक्वायर हैं ज़ीरो मैग्नीट्यूड शो करने के लिए।
Question number 3, if the resultant of two vectors each of magnitude a is also a magnitude of a, the angle between the vectors, दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो वो किस एंगल पे आपस में ऐड हो कि उनका रिजल्टेंट भी सेम आए। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाती है। तो ये जो एंगल है आउटर एंगल ये 120 डिग्री बनता है। तो इसलिए इसकी ऑप्शन डी ये करेक्ट है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 2i प्लस j प्लस 2k, एक वेक्टर गिवन है तो इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में वेक्टर इज 2i प्लस j प्लस 2k, तो इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये 9 बन जाएगा और इसका आंसर आएगा 3। तो 3 सी ऑप्शन पे आंसर है। इट मीन्स के सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, when x component of force is 3 Newton and resultant force is 5 Newton, y component calculate करना है। Question 5, x component is 3 Newton, resultant force is 5 Newton, y component बताएं। F equals to अंडर रूट x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें 5, 3 का स्क्वायर, fy का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। 25 इक्वल्स टू 9 प्लस fy स्क्वायर, fy स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 9 16, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो fy का आंसर आएगा 4 न्यूटन। तो ये है बी ऑप्शन पे क्वेश्चन नंबर 5 की। सो बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, a meter stick is supported by a knife edge at the 50 centimeter mark. आरिफ हैंग्स मैसेज, एक स्टूडेंट है आरिफ, वो नाइफ एज पे एक मीटर रॉड को उसने बैलेंस किया जिसका सेंटर 50 सेंटीमीटर मार्क पे है। 0.40 kg and 0.60 kg from 20 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर मार्क्स। तो यहाँ से ज़ीरो से ले लें, ये ज़ीरो मार्क आ गया, यहाँ पे सपोज 20 सेंटीमीटर, इस जगह इसने एक मास हैंग किया 0.40 kg और 80 सेंटीमीटर मार्क पे जाके उसने एक और मास हैंग किया 0.60 kg। Where should Arif hang a third mass of 0.30 kg to keep the stick balanced? 0.30 kg का एक मैस और हैंग करेंगे तब ये बैलेंस होगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो तीसरा मैस भी इसमें शामिल है। अभी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट हमें ये बताता है कि सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स 0 होना चाहिए। तो अब इसमें आप टॉर्क्स देख लें, 0.40 इंटू
इसकी मोमेंट आर्म 20 से लेके 50 तक ये मोमेंट आर्म बने 30 सेंटीमीटर, और 50 से लेके 80 तक ये भी 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लें, 0.40 इंटू 0.3, ये एक टॉर्क बन गया। अब ये देखें ये कौन सा टॉर्क है, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है क्योंकि ये इस तरफ टर्न करेगा, और ये क्लॉकवाइज टॉर्क है, ये इस तरफ टर्न करेगा। तो दूसरा जो टॉर्क आप लेंगे क्लॉकवाइज ये वाला, ये माइनस के साथ आएगा, 0.60 इंटू 0.3। अब ये टॉर्क ज़्यादा है, ये चीज़ आपने खुद जज करनी है, ये टॉर्क ज़्यादा है क्योंकि ये मैस ज़्यादा है, डिस्टेंस सेम है इन दोनों का। तो इसका मतलब है जो तीसरा मैस है वो यहाँ कहीं हैंग करना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए। तो ये टॉर्क प्लस के साथ आया क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज था, ये माइनस के साथ आया क्योंकि ये क्लॉकवाइज था। तो अब प्लस के साथ आएगा तीसरा टॉर्क, उसका जो मैस है उसको हम अननोन मैस m3 कह देते हैं। सॉरी, मैस गिवन है 0.30 kg, उसके डिस्टेंस अननोन है, तो यहाँ पे आप 0.30 kg इंटू डिस्टेंस d3, ये अननोन हो गया, इक्वल्स टू 0। अब इनको आप सॉल्व कर लें, 0.4 इंटू 0.3 0.12, 0.6 इंटू 0.3 0.18 प्लस 0.3 d3 इक्वल्स टू 0 माइनस 0.06 0.3 d3 equals to 0, 0.3 d3 equals to 0.06, d3 equals to 0.06 divided by 0.3। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा इसका, ऊपर आप 10 ले लें, नीचे 100, तो ये डेसिमल ख़त्म हो गए, तो 60/300। तो ये आपका डिस्टेंस आया तकरीबन 0.2 मीटर या 20 सेंटीमीटर d3। अब ये देखें कि 20 सेंटीमीटर मार्क कहाँ पे लगेगा, हमने इस तरफ लगाना। तो 20 सेंटीमीटर मार्क डिस्टेंस ये था, 20 से लेके 50 तक 30, तो 20 से 10 और आगे जाएं, यहाँ पे जाके आपको वेट हैंग करना पड़ेगा 30 पे, तो तब ये डिस्टेंस बनेगा 30 से 50 का 20। तो आपकी ऑप्शन जो करेक्ट होगी वो सी ऑप्शन, सी इज़ करेक्ट। ये 20 सेंटीमीटर मार्क नहीं आया, ये 20 सेंटीमीटर उसका डिस्टेंस था, तो मार्क कहाँ लगाएंगे, 30 सेंटीमीटर पे, ताकि 30 से 50 का डिस्टेंस हो जाए 20। क्वेश्चन नंबर 7, if x component is 1.5 centimeter, ax is 1.5 centimeter, y component is negative -1 centimeter, into which quadrant do vector a point। इसके लिए एक रूल याद कर लें आप, वो रूल ये है कि 4 क्वाड्रेंट्स बनाएं, इसमें C A S T याद कर लें, कास्ट रूल इसे कहते हैं। इसमें करना क्या है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, कॉस साइन टेंजेंट सब, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे टेन पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव के लिए रूल है, बाकी नेगेटिव आएंगे। अब यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है तो फिर यहाँ पे साइन नेगेटिव हुआ, जैसे ए वाई, तो कॉस ए एक्स में ए कॉस थीटा होता है, ये पॉजिटिव हो गया, ए वाई ए साइन थीटा होता है, यानी यहाँ पे साइन यहाँ पे नेगेटिव हुआ। तो बाकी आप लिख लें, मसलन यहाँ पे साइन क्या होगा, नेगेटिव, यहाँ पे टेन क्या होगा, नेगेटिव, यहाँ पे कॉस क्या होगा, नेगेटिव, यहाँ पे
tan क्या होगा नेगेटिव, यहाँ पे sin क्या होगा नेगेटिव, यहाँ पे cos क्या होगा नेगेटिव, बाकी नेगेटिव है। तो अब आप खुद देख लें कि किस क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव और sin नेगेटिव है, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट के नंबर भी लिख लें इसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये आपके पास ऑप्शन डी करेक्ट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है, डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, ए डॉट ए क्रॉस बी को सॉल्व करें। व्हाट इज ए डॉट ए क्रॉस बी? गौर से समझें इसको। ए क्रॉस बी वेक्टर प्रोडक्ट में जो भी रिजल्टेंट वेक्टर बनता है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो ए डॉट बी से जो नया वेक्टर सी बनेगा उसका एंगल ए से 90 डिग्री होगा। तो जब आप सपोज वो सी वेक्टर बना तो ए डॉट सी को ओपन करेंगे, ए सी कॉस 90 आएगा, और कॉस 90 आपको पता है 0 होता है, तो इसलिए इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो 8th का ए ऑप्शन इसकी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, two forces of magnitude 20 and 50 Newton act simultaneously on a body. Which one of the following forces cannot be a resultant of the two forces? नीचे 4 ऑप्शंस हैं, 2 फोर्सेस हैं 20 न्यूटन और 50 न्यूटन। तो नीचे 4 आंसर हैं इनके रिजल्टेंट के, एक 20 है, एक 30 है, एक 40 है, एक 70 है। तो इनमें से कौन सा इसका आंसर नहीं हो सकता? अगर ये दोनों फोर्सेस बिल्कुल एक लाइन में हो, एक डायरेक्शन में, तो 20 + 50 इसका आंसर 70 आ जाएगा। और अगर ये एक दूसरे के ऑपोजिट हों, 20 50, तो 50 - 20 इसका आंसर 30 आ जाएगा। ये दोनों भी आंसर में मौजूद हैं, और 40 इनके दरमियान का आंसर है। अगर ये किसी एक एंगल पे हों इस तरह, तो 40 आंसर भी आ सकता है। तो इसका मतलब है कि एक आंसर इसमें से पॉसिबल नहीं है, वो है 20। यानी दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट भी हुए तो फिर भी इसका मिनिमम आंसर 30 तक पहुंचा, 20 तक नहीं गया, इसलिए ए ऑप्शन इसकी करेक्ट है। ए इज़ करेक्ट, ये आंसर इसका नहीं आ सकता। कौन सा? 20 न्यूटन वाला। क्वेश्चन नंबर 10, if the dot product of two non-zero vectors a and b is 0, then the magnitude of their cross product is, डॉट प्रोडक्ट दो नॉन ज़ीरो वेक्टर का 0 है, ए डॉट बी इज 0, और ए और बी दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका एंगल आपस में 90 या 270 डिग्री होगा। तो फिर जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे ए क्रॉस बी, तो ए बी साइन 90, तो साइन 91 होता है, इसलिए इसका आंसर ए बी आ जाएगा। अगर 270 पे भी लेंगे तो फिर लेना, हमने क्वेश्चन में लिखा है मैग्नीट्यूड है, तो फिर भी मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव में लिखा जाता है, इसलिए इसकी सी ऑप्शन करेक्ट है। सी इज करेक्ट। आगे जो इसके नई बुक में एमसीक्यूज है वो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, वो अभी हम वीडियो में आपको इसके साथ ही अटैच कर देंगे। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेज इज 16 न्यूटन। इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन and its direction is perpendicular to minimum force, direction is perpendicular to minimum force
देन द फोर्सेस आर 16 न्यूटन जो है दो फोर्सेस का सम है और इनका रिजल्टेंट 8 है, और जो रिजल्टेंट है 8 न्यूटन ये परपेंडिकुलर है मिनिमम फोर्स के। तो हम एक मिनिमम फोर्स पहले बना लेते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, एक हम कहते हैं कि ये एक फोर्स है, हमें नहीं मालूम कि अभी ये कितने मैग्नीट्यूड की है, जो रिजल्टेंट बन रहा है वो इसके परपेंडिकुलर है। तो दो फोर्सेस का सम तीसरी फोर्स आ रही है, तो इसका मतलब है कि तीसरी फोर्स कहाँ पे है? तीसरी फोर्स ये हेड टू टेल रूल से पहली फोर्स के साथ ऐड हो रही है। आप इसको अब आप नाम दे दें, ये फर्स्ट फोर्स है, ये सेकंड फोर्स है, जो दोनों आपस में ऐड हुए, और ये उनकी रिजल्टेंट है। सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख दें तो रिजल्टेंट फोर्स इज़ 8 न्यूटन। इन दोनों का सम F1 प्लस F2 इज़ 16 न्यूटन, यही गिवन है। F1 प्लस F2 इनका जो मैग्नीट्यूड है वो आप ले लें, दैट इज़ 16 न्यूटन। तो अब इसको सॉल्व करें इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज F2 स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर F1 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें ये जो आपने इक्वेशन बनाई है इसको आप यूँ लिख लें, R स्क्वायर इक्वल्स टू F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर, और R की वैल्यू आपको मालूम है 8 है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये आ गया आपके पास R इक्वल्स टू अंडर रूट F2 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर। अब आप इसमें जो ऑप्शंस गिवन है वो इसमें पुट करना शुरू कर दें, 4 ऑप्शंस। तो आपके पास R का आंसर आपको पता है दैट इज़ 8। तो अगर आप एक ऑप्शन है 8 न्यूटन एंड 8 न्यूटन, इन दोनों को सम करके, तो अगर आप 8 एंड 8 यहाँ पुट करते हैं तो आंसर 0 आता है। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन आपकी ठीक नहीं है। वो ऑप्शन इसमें पुट करें जिससे आंसर 8 निकले, तो वो ऑप्शन है F2 की वैल्यू अगर 10 एक ऑप्शन में मौजूद है 10 और F1 की 6, तो इसको आप सॉल्व करें तो आप देखें 8 आंसर आएगा। 100 माइनस 36 अंडर रूट 64 और इसका स्क्वायर रूट आपके पास यही 8 आ रहा है। सो इट मीन्स कि 10 और 6 की जो ऑप्शन मौजूद है बुक में वो ठीक है। ए ऑप्शन में 10 न्यूटन और 6 न्यूटन ये ऑप्शंस गिवन है। इट मीन्स के 10th क्वेश्चन की ए ऑप्शन करेक्ट है, ए इज़ करेक्ट। फाइंड द mass of the rod as shown in figure below. Its center of gravity is 14 meter. From the end A, और अब उसमें बाकी डायग्राम में चीज़ें जो हैं वो गिवन है। mass of the rod हमने कैलकुलेट करना है। मैं यहाँ पे डायग्राम ये बना लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, इस तरह का ऑब्जेक्ट गिवन है जिसको फलक्रम के ऊपर प्लेस किया हुआ है। बैलेंस किया हुआ है। एक 80 ग्राम का वेट हैंग किया हुआ है इसके साथ।
इस पॉइंट पे जो कि फलक्रम से 20 मीटर अवे है, जबकि बाकी डिस्टेंस फलक्रम से 30 मीटर है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ए पॉइंट से, दिस इज़ ए पॉइंट, दिस इज़ बी पॉइंट, ए पॉइंट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी 14 मीटर अंदर की तरफ है। तो इट मीन्स कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी तकरीबन इस जगह पे आ गया, इसको आप सी जी कह दें। ये डिस्टेंस 14 मीटर, यहाँ से इसका वेट W एक्ट करेगा डाउनवर्ड। तो अब इसके लिए आप प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट या सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करें तो इसके टॉर्क्स जो है वो बनेंगे। मसलन ये जो वेट है ये इस डायरेक्शन में टॉर्क देगा जो एंटी क्लॉकवाइज है, और ये जो 80 ग्राम का वेट है ये इस डायरेक्शन में टॉर्क देगा जो क्लॉकवाइज है। तो इस टॉर्क को आप लें, इसका डिस्टेंस यहाँ से फलक्रम तक ये अलग से कैलकुलेट कर लें। ये आ रहा है 30 माइनस 14, ये 14 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 16 मीटर आ गया। तो अब आप टॉर्क ले सकते हैं, ये वाला W, ये वाली फोर्स वेट इंटू 16 इक्वल होगा दूसरी तरफ 80 ग्राम का वेट mg इंटू 20। इस m को आप m1 कह दें, m1g, और इसको हम w को m2g कह देंगे। m2g इंटू 16, m1g इंटू 20। g दोनों साइड से कैंसिल हो गया, और अब आप m1 की वैल्यू पुट कर दें तो आप m2 कैलकुलेट कर लेंगे। m2 इंटू 16 इक्वल्स टू m1 इज़ 80 इंटू 20। तो हमारी ग्राम में ही कैलकुलेशन हो रही है, हमने कन्वर्ट नहीं किया था। 80 बाई 16 इंटू 20, 16 5 ज़ा 80, 5 20 ज़ा 100 ग्राम इस ऑब्जेक्ट का मैस है 100 ग्राम। तो अब ऑप्शन में देखें कि ये 100 ग्राम किस जगह पे है। फर्स्ट ऑप्शन में ही है, तो 7 क्वेश्चन की ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, ए इज़ करेक्ट। 100 ग्राम इसका आंसर है। इस सॉल्यूशन को आप देख लें। कई MCQs पेपर में ऐसे आते हैं जिनको आपको प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ता है, तो ये वैल्यूज़ चेंज होके भी आ सकता है। विच एंगल द इक्वेशन मैग्नीट्यूड ऑफ A डॉट B इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। तो थर्ड MCQ, A डॉट B मैग्नीट्यूड किस एंगल के लिए A क्रॉस B मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो इसमें आपको मालूम है कि A डॉट B, इसका फार्मूला है AB cos थीटा, और मैग्नीट्यूड अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट का लिखें तो AB sin थीटा। तो इसमें आप देखें कि एक जगह पे फंक्शन कॉस आ रहा है और दूसरी जगह पे फंक्शन साइन आ रहा है। तो कॉस और साइन फंक्शन किस एंगल पे एक जैसा रिजल्ट देते हैं, नीचे 4 ऑप्शंस में देख लें। एक है 30 डिग्री, एक है 45 डिग्री, एक 60 डिग्री और एक 90 डिग्री। तो आसान सा क्वेश्चन है, हमें मालूम है कि बी ऑप्शन इज़ करेक्ट एज 45 डिग्री is the option, cos 45 is equal to sin 45। दोनों की वैल्यू सेम होती हैं 0.707, 0.707। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। The following diagrams show a uniform rod with its midpoint on a pivot. Two equal forces F are applied to the rod as shown। तो आप बुक पे देख सकते हैं, आपको 2 फोर्सेस अप्लाई होती हुई रॉड पे नज़र आ रही हैं। ये लीवर की तरह रॉड बना हुआ है। विच डायग्राम रॉड इन
it shows that equilibrium. इक्विलिब्रियम किस में है? तो अब आप देखें जो ए डायग्राम है इसमें जो दोनों फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, लेकिन इनके टॉर्क सेम डायरेक्शन में बनेंगे। बी ऑप्शन में एक फोर्स जो है मिड पॉइंट पाइवट पे लग रही है वो कोई अपना एक्शन नहीं दिखा सकेगी, इसलिए ये भी इक्विलिब्रियम नहीं है। सी ऑप्शन में दोनों फोर्सेस जो हैं वो नज़र तो आपको सेम डायरेक्शन में आ रही हैं, लेकिन इनके पॉइंट ऑफ एक्शन डिफरेंट जगह पे हैं और मिड पॉइंट से इनका डिस्टेंस भी सेम है। और इसी तरह डी ऑप्शन में आपके पास जो है दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, लेकिन इनका टॉर्क जो बनेगा वो सेम डायरेक्शन में बन जाएगा, इसलिए ये ठीक नहीं हो सकती। देयरफॉर सी ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन, सी इज करेक्ट। आपको ये पेज दिया जा रहा है, अगर इसको नहीं समझ आती तो मैं आपको सी ऑप्शन समझा देता हूँ, साथ ही इसके ना ए ऑप्शन समझा देता हूँ ये कैसे गलत है। इसको फलक्रम भी कहते हैं, पाइवट पॉइंट को। इसमें ए ऑप्शन में यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हो रही है इस तरह से और एक फोर्स इस तरह से है। तो जब ये दोनों फोर्सेस अप्लाई होंगी इनका पॉइंट ऑफ एक्शन डिफरेंट है, डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, लेकिन टॉर्क सेम है। वो देखें ऐसे कि ये इसको यूं टर्न करेगी इस तरह से, अगर इस फोर्स को लगाएं और इस फोर्स को लगाएं तो ये यूं टर्न करेगी। तो इसमें इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगी शुरू में। जबकि इससे नेक्स्ट जो सी ऑप्शन करेक्ट है हमारी, वो इस तरह से है कि ये आपके पास रॉड है, ये इसका फलक्रम है और फोर्स एक यहाँ पे एक्ट कर रही है, एक यहाँ पे एक्ट कर रही है। दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हैं, डाउनवर्ड हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ एक्शन फलक्रम के राइट और लेफ़्ट होने की वजह से अब इसका टॉर्क इधर प्रोड्यूस होगा, इसका इस तरफ। ये टॉर्क आपका जो है क्लॉकवाइज है, जबकि दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे। जबकि ये टॉर्क आपका एंटी क्लॉकवाइज था, ये भी एंटी क्लॉकवाइज था, दोनों टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज थे, ये आपस में ऐड हो जाने थे। ये दोनों टॉर्क आपस में एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह से सी ऑप्शन हमारी करेक्ट होगी। इसमें एक MCQ था, अभी इसमें ये 15th नंबर पे आया है, ये हम पहले सॉल्व कर चुके हैं कि एक व्हील के ऊपर जिसका रेडियस 2 मीटर है, एक 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है और एक तरफ 5 न्यूटन की। तो इसमें टॉर्क कौन सा बनेगा? तो 10 टू द 20 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज टॉर्क बना और 2 मीटर इधर भी होगा ये, और 5 टू द 10 ये एंटी क्लॉकवाइज बना। तो 20 में से 10 सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आया 10, लेकिन क्लॉकवाइज ज़्यादा था इसलिए क्लॉकवाइज टॉर्क बनेगा। ये हम कहीं बताते हुए गलती हो गई थी, तो इसलिए इसको करेक्ट कर लें। तो 10 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज टॉर्क, ये सी ऑप्शन में है। सो सी इज़ करेक्ट। तो ये अब आपको MCQs नई बुक के मुताबिक सारे मिल जाएंगे इसमें, और इनको आप अच्छे तरीके से जो है वो तैयार कर लें। और आगे हमारे पास ये अब एक्सरसाइज आ गई है, तो ये अब हम रिकॉर्ड करके आपको इंशाल्लाह भेज देंगे। थैंक यू वेरी मच।